हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आ जाइए जल्दी से, आज स्टार्ट करेंगे सर्किल की कुछ महत्वपूर्ण बातें। और ये हर बच्चे को जो एसएससी का एग्जामिनेशन देगा या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देगा उन सभी के लिए ज़रूरी है। चलिए जल्दी से आइए। रवि कुमार नमस्कार, जल्दी से आइए भाई सभी लोग। और स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे सर्किल, बिल्कुल बेसिक से। इतनी जानकारी सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर ज्योमेट्री आता है तो ये जानकारी आप सभी लोगों के पास बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना भाई। राम राम जी, राम राम रवि कुमार जी, राम राम राम। चलो आगे बढ़ाएं आज की क्लास, है ना। सभी बच्चे जल्दी से आए लाइव। 5-7 मिनट का लेट रहा हमारी तरफ से, तो जल्दी से आइए और स्टार्ट करेंगे व्रत। तो जब हम व्रत की बात करते हैं, ठीक है, जब हम सर्किल की पढ़ने की बात करते हैं तो सर्किल में आप या ज्योमेट्री की कहीं बात करो तो ज्योमेट्री में आप थ्योरम्स के बारे में सुना होगा अपने। थ्योरम्स, बहुत सारी थ्योरम्स हमको रटनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप थ्योरम्स को रटो नहीं, उसको बेसिक कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करो अपने दिमाग में एक सिस्टमेटिक तरीके से संजोते हुए, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। ठीक है ना। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को जो सर्किल पढ़ाने जा रहा हूं उसमें मैंने सभी थ्योरम्स के बारे में भी बताया, और फिर मैं आने वाले सेशंस में इस पे जब सवाल कराऊंगा तो आप लोगों को बहुत सहजता महसूस होगी और निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर पाओगे। ठीक है। तो इसी वजह से मुझे आज की इस क्लास को देना ज़रूरी था कि जैसे मैं इसके आगे की क्लास तो आपको दूंगा तो आप मेरी हर बात को पकड़ पाओ। नहीं तो होता क्या है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चंस डाले और वो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना, क्लास को कनेक्ट करने में। ठीक है, तो आई होप आप मेरी सारी बात को सुन रहे हो, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रही है। जल्दी से थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर करिए वीडियोज़ को, और शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी मिल पाए कि बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, अपने इस चैनल पर। चलिए, तो जब हम थ्योरम्स की बात करते हैं तो सर्किल में बहुत सारी थ्योरम्स हैं, और इन थ्योरम्स को अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, और इसका जो पीपीटी लिंक है, ठीक है ना, एक मिनट मैं आप लोगों को बताता हूं। यार एक मिनट ज़रा पेन ले ले। चलिए, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका जो पूरा पीपीटी जो ये फॉर्मेट है, इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग इसकी इसका जो पीडीएफ है वो ले लेंगे और वहाँ से सारी थ्योरम्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अभी क्योंकि वो तो एक पूरा फॉर्मेट है, पूरी थ्योरम्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ों को यहाँ से, और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को देखना है वो भी तरीका सब बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, कि बराबर चाप या जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी बात को समझिए क्या बोल रहा है, एक एक बात को समझिए पहले। ज्योमेट्री में जितनी समझ को डेवलप करेंगे चीज़ें आप लोगों के लिए आसान है। चलो देखो जरा मैं जो क्या बोलने जा रहा हूँ। एक बात देखो जरा, अगर मैं आपको बोर्ड पर ले चलूँ तो मेरी इस बात को पकड़ना। अगर कोई व्रत है, ठीक है ना, कोई व्रत है और इस व्रत का ये मान लीजिए ये सेंटर है। ठीक है ना। अब सेंटर है तो सेंटर
आप त्रिज्या तो जानते हो क्या होती है, केंद्र से लेकर इसकी परिधि तक की कोई भी डिस्टेंस उसको त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं सर्किल की। त्रिज्या को डबल कर देंगे तो डायमीटर होता है। वो सब इतनी बेसिक सारी बात आप लोगों को पता है होती है, मैं समझता हूँ। मान लीजिए एक जीवा है। जीवा क्या चीज होती है? कोड क्या होता है? अगर मैं कोड की आपसे बात करूं, कोड क्या चीज होती है? कोड इसको बोलते हैं हिंदी में जीवा। कोड किसी भी सर्किल का जो कोड होता है, उस सर्किल पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर, जैसे कि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं और यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, इन दोनों को मिला दिया तो ये कोड है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि आप वृत्त में कितने कोड खींच सकते हो? तो आप कहेंगे वृत्त में अनंत बिंदु है तो अनंत कोड खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोड खींचने की बात करूं, जैसे ये भी एक कोड है, 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 और ये सारी कोड्स है, बहुत सारी मैंने इसमें कोड्स खींच ली, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो सेंटर से होकर भी एक लाइन जा रही है, कोड के बारे में थोड़ा समझो पहले, फिर आएंगे अपने टॉपिक पर, ठीक है। ध्यान से समझो। तो ये सारी कोड्स हैं, सारी जीवाएं हैं। ये इसको ऐसे ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे तिरछे भी खींच सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी जीवाएं हैं। और आपने ये देखो कि कोई सी भी जीवा, अगर मैं कहूं कि जैसे मैं सेंटर की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं, तो आप देख रहे हो कि जीवा यानी कोड की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जा रही है। सेंटर पे आपने देखा कि सबसे बड़ी जीवा आपको सेंटर पे दिखाई देगी। फिर आप सेंटर से फिर ऊपर की ओर बढ़ोगे तो जीवा की लेंथ फिर कम होती चली जा रही है। तो यहां से आप एक चीज को पकड़ो कि सेंटर से होकर जाने वाली लाइन जो होती है वो डायमीटर होती है, और यहां हम बात कर रहे हैं कोड की। तो आपको यह समझना चाहिए कि डायमीटर जो होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। वृत्त की जीवा वृत्त का सबसे बड़ा व्यास होती है, ठीक है ना। वृत्त की जीवा वृत्त का सबसे बड़ा व्यास होती है, यानी सबसे बड़ा व्यास नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त का व्यास होती है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर? तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है। इतनी बात ये सब जान गए। दूसरी बात, अगर मैं इन जीवाओं को देखूं, इस सभी जीवाओं की बात अगर मैं करूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये मान लीजिए कि अगर ये जितनी बड़ी जीवा है, ठीक है, और उतनी ही बड़ी जीवा सेंटर के आपने इधर ली, और उतनी ही बड़ी जीवा मान लीजिए आपने ये एक जीवा ली, और इतनी बड़ी जीवा सेंटर के आपने दूसरी तरफ ली, मान लीजिए ये, ठीक है ना। क्लियर है इतना पॉइंट? अब देखो, अब एक चीज तो मानते होंगे कि अगर इसकी लेंथ जो है, उसकी लेंथ अगर बराबर है तो केंद्र से ये बराबर दूरी पर होंगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों नहीं? क्यों समझ में आई ये बात? आपने पूरी बात को विजुलाइज किया कि भाई ये जितनी बड़ी है उतनी बड़ी जीवा की लेंथ किस तरह से बढ़ रही, किस तरह से घट रही है, आपने देखा। तो जितनी बड़ी ये है, अगर उतनी बड़ी ये है, तो केंद्र से बराबर दूरियों पे होंगी, तभी ये बराबर होंगी, ठीक है। तो पहली बात ये समझ में आई कि दो इक्वल कोड्स जो होती हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। टू इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये बात आपको समझ में आई। अब जब ये बात समझ में आ गई तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि भाई टू इक्वल कोड्स सब्सटेंस इक्वल एंगल एट सेंटर। ये दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण ही बनाएंगी, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है सेंटर से वो इक्वल है। इस वजह से ये दोनों जो जीवाएं हैं केंद्र पर बराबर कोण बनाएगी। कारण बहुत सिंपल है, अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। आपने कहा ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, फिर ये और ये तो आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी बराबर है। सेम ये चीज इधर भी चलेगी, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी। इसका मतलब मैंने देखा कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज चलो इसको CD कह दिया, COD, ये कैसे त्रिभुज हैं? कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुज हैं। अगर सर्वांगसम त्रिभुज प्रूफ हो जाते हैं, इसका मतलब इसकी सारी जो भुजाएं हैं, दोनों त्रिभुजों की सारी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। ये कोर्स की हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी को समझा, ठीक है। देखो, ज्योमेट्री को जब आप पढ़ते हो
और आप कितना भी, अगर मैं कहूं कि आप सवालों के माध्यम से ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आप कभी भी बेहतर स्कोर नहीं कर सकते हो। आपको रूट को समझना चाहिए। अगर आप रूट को समझते हो चीज़ों को, तो आप एक बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते हो और आप निश्चित टाइम बाउंड में अपना सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। कवर का मतलब नहीं तो होगा क्या कि 6 महीने के बाद भी आपको सवाल मिलेंगे तो आप उसमें लड़खड़ा जाओगे। इसलिए रूट से मजबूती से चीज़ों को पकड़ के चलना चाहिए, ठीक है ना। कैसे चीज़ें बन रही है, कैसे काम हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा, अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको एक अच्छा लर्नर बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा सीखने वाला होगा वो प्रश्न करता है। अगर आप में ये उत्सुकता है सारी चीज़ों को जानने की, तो मैं एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा और जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा और आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। चलिए, अभी मैंने जिस बात पे बात की, ये पहली थ्योरम की पूरी रूपरेखा आपके दिमाग में बहुत क्लियर हुई होगी कि टू इक्वल कोर्ड्स इक्वल आर्क और इक्वल कोर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल एट सेंटर। बराबर चाप या जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। क्यों बनाती हैं, कारण क्या है, सारी बात को अभी हम लोगों ने समझ लिया। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एक जीवा है। अगर मैं इस जीवा को बोलूं तो ये एक एंगल बना रही है, ये एक जीवा है, ये वृत्त पर कोण बना रही है। जितना कोण ये रहेगा उतना ही कोण रहेगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का होगा, ये 70 का, ये 70 का, 120 का, 120 का, 130 का, 130 का, जो कोण बनेगा वो इक्वल रहेगा। कहने का मेरा मतलब सिंपल ये है, अगर नीचे थीटा है तो ऊपर भी थीटा रहेगा। आई होप ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। कोई सा भी प्रश्न हो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। पहली थ्योरम्स के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी, आई होप बहुत क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़िए, सवाल भी इन पे करेंगे, लेकिन पहले ये बात तो पता होनी चाहिए, सवाल तो इन्हीं से बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, सवाल तो यहीं से जनरेट होंगे, ठीक। तो पहले आप मसाला को तैयार करना है हमको, देन उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने सवालों की ओर। फिर आप मेरे साथ बहुत सहजता भी महसूस करेंगे और मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप लोगों को आता है ये पॉइंट, तो मैं स्किप करके आगे सवालों को करा सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो वही बात होगी, जब मैं कोई टफ चीज़ क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग उसमें लड़खड़ाओगे और मैं चाहता नहीं हूँ आप कहीं भी किसी भी कदम पर लड़खड़ाओ, ठीक है। आप देखो, आगे वाला है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कोड डिवाइड्स इट इन टू इक्वल पार्ट्स। बोला गया वृत्त की जीवाएं, वृत्त की एक जीवा है एडी। अगर आप केंद्र से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, केंद्र से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, एक लंब इसके ऊपर खींचते हो, तो ये जीवा को सम द्विभाजित कर देता है, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ऐसा इसमें बोला गया है। ऐसा क्यों होता है, तो एक छोटी सी बात आप लोगों को दिमाग में हमेशा रखनी है। ऐसा इसलिए होता है कि आप कभी भी केंद्र से अगर आप जीवा पर एक परपेंडिकुलर खींचते हो, तो सवाल के अंदर बोला गया कि जितना इसमें एडी है उतना ही बीडी होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा, 1 मिनट की बात है। देखो, ओ से अगर मैं ए को मिला दूं तो ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ओ से अगर मैं बी को मिला दूं, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों बराबर, ठीक है, ये दोनों बराबर, ठीक। अब ये जो बन गया मेरे पास जो बना है, आप इसको देखें, ए ओ बी एक त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज कैसा है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या है कि दोनों बराबर भुजाएं। और किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर 2 बराबर भुजाओं के मध्य से अगर आप ये और ये बराबर हैं, अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हो तो वो 2 बराबर पार्ट्स में ही डिवाइड करता है। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल या हिंदी में बोलें तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर होता है, वो मीडियन का काम भी करता है, यानी माध्यिका का काम भी करता है। इसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज में जब आप परपेंडिकुलर खींचते हो तो वो माध्यिका भी होती है, वो आपका त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है, वो लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। अगर 2 बराबर भुजाओं के बीच से लाइन आप खींच रहे हो तो, और वो एंगल बाइसेक्टर भी होती है। तो ये समद्विबाहु की बात नहीं है, किसी भी त्रिभुज के अंदर, ठीक है,
ये लाइन, अगर ये लाइन बराबर है तो यहां से अगर मैं जो परपेंडिकुलर खींचूंगा वो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप ये मत समझ लेना कि अगर ये लाइन, ये दोनों लाइन बराबर है और यहां से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये बराबर नहीं करेगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ अलग है। तो दो बराबर भुजाओं की मध्य से खींचने वाला जो परपेंडिकुलर है त्रिभुज के अंदर, वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इतनी छोटी सी जानकारी है, आप लोगों को ये बात समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है। तो डेफिनेटली जो ए बी है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना तय है उसका। तो ये इस वजह से ये दो बराबर पार्ट्स हो जाता है। आगे से कभी भी आपसे ये कुछ पूछा जाए, ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको से आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक जीवा है, ठीक है, एक जीवा है और जीवा की लेंथ मान लीजिए आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। जीवा की लेंथ मान लीजिए आपको दे दी गई 10 सेंटीमीटर, सही है। जीवा की लेंथ आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया वृत्त की त्रिज्या दे दी गई है, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या दे दी गई है 15 सेंटीमीटर। और आपसे बोला गया कि ओ से जीवा पर एक परपेंडिकुलर खींचो ए बी पर। तो आपसे पूछा गया ये ओडी परपेंडिकुलर ए बी पर है तो ओडी की लेंथ क्या होगी। एक छोटी सी जानकारी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। जैसे बोला गया ये 10 है तो आपने तुरंत इसको 10 कह दिया। आपने बोला ये सेंटर है, ये ओ है, ओ से एक परपेंडिकुलर खींचे, इसको डी पॉइंट बोल दीजिए। फिर आपको ये दे दिया गया त्रिज्या इसकी बोल दी गई है 15 है, त्रिज्या 15 है। आपसे ओडी की लेंथ निकालने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता लग गया कि जीवा पे परपेंडिकुलर खींचूंगा, अगर ये 10 है तो ये निश्चित तौर पर 5 होगी, ये 5 होगी और ये कोण त्रिभुज बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। उस कंडीशन में अगर आप ये निकालना है तो इसमें पाइथागोरस लगा के √15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आप कर दोगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ये इतने बेहतरीन क्लियर होंगे तभी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये सब सवाल तो मैं आगे कराऊंगा आपको। अगली थ्योरम, इस थ्योरम को देखें क्या बोल रहा है इसमें। जीवा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जो जीवा के केंद्र को पर लंब होती है। ये पिछली थ्योरम के वाइस वर्सा है, उल्टी है। वहां बोला गया था कि केंद्र से जीवा पर अगर एक परपेंडिकुलर खींचते हो जीवा को समद्विभाजित करता है, और यहां पर यह बोला गया कि जीवा के मध्य बिंदु से ही, बस उसके वाइस उल्टी थ्योरम हो गई है। और ये दोनों ही बातें सत्य हैं कि जीवा के मध्य बिंदु से जब आप इस पे केंद्र को मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। एक ही बात है दोनों में, इसको भी हम उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों वाइस वर्सा बातें हैं। ये केंद्र से जीवा पे परपेंडिकुलर डालो तो जीवा को समद्विभाजित करेगा वो परपेंडिकुलर, और जीवा के मध्य बिंदु से अगर सेंटर को मिला दो तो भी वो जो है समद्विभाजित जीवा पर लंब होगा। चलो आगे देखो, 3 पॉइंट क्लियर। चौथे पॉइंट्स पे जरा देखो। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ये मैंने बताया था कि बराबर जीवाएं जो रहेंगी केंद्र से निश्चित तौर पर बराबर दूरी पर होंगी, इसमें कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से रखना है, ठीक है। मान लीजिए इसकी कोई आपसे बोला जाएगा, एक सर्किल आपसे खींच के ऐसे बोल दिया जाएगा एक सर्किल है, ठीक है। अब बोला गया एक जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक अन्य जीवा जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर इसके विपरीत होगी तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो निश्चित तौर पर 10 ही होगी। ये छोटे पॉइंट्स हैं, थ्योरम्स हैं बेसिकली सर्किल की, बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 4 पॉइंट्स आसानी से क्लियर हैं सबके। मैं आगे बढ़ता हूं। 5वां पॉइंट, एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की एकांतर खंड की परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ये यहां से इस पॉइंट को समझिए, ऐसा क्यों होता है। एक सर्किल है, इसका ये सेंटर है, ये परिधि है, परिधि पर बिंदु सी है। अगर आप जीवा से बिंदु सी पर एक कोण बना रहे हो और वही जीवा केंद्र पे जो कोण बना रही है, ये वाला कोण इसका डबल है। बेसिकली छोटी सी बात है, यहीं पे बात समझो ऐसा क्यों होता है। आप इसको देखो, एक सर्किल मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ये मैंने यहां पर एक कोण खींचा ए बी, ठीक है। यहां से मैंने ये कहा कि ये इसका सेंटर है, सेंटर को मैंने मिलाया, मैंने ऊपर एक
परिधि पर भी एक बिंदु रख दिया। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कि ये जो लेंथ है अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे, अब मेरे छोटे छोटे सवालों का अगर आप जवाब दे सको तो देना। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कोड है, ये O पॉइंट है और ये C पॉइंट है, सही है। और अगर मैं कहूं O से लेकर C तक का डिस्टेंस क्या होगी, तो केंद्र है, केंद्र से लेकर C तक का डिस्टेंस जो होगी वो त्रिज्या होगी, O से लेकर A तक का डिस्टेंस भी त्रिज्या होगी, यानी रेडियस होगी। रेडियस होगी, त्रिज्याएं होंगी, तो आप COA को देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिस वजह से अगर ये एंगल मान लीजिए थीटा है तो इस एंगल को भी आप थीटा बोलोगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज जब बनता है दो बराबर भुजाएं आधार के साथ जो कोण बनाती हैं वो इक्वल ही बनाती हैं। ठीक है ना। सेम एज आप इस OC लाइन के दूसरी तरफ देखो, आपको नजर आएगा कि OB और OA OC ये बराबर है, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है। मान लीजिए ये अल्फा कोण बना रही है तो ये भी अल्फा कोण बनाएगी। सही है इतनी बात। ठीक है, अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कि जैसे मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और मैं जानना चाहूंगा ये वाला एंगल क्या बनेगा, तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। ट्राइंगल के फॉर्मेशन में मैंने इस चीज को बताया है, पहले ही लेक्चर त्रिभुज का आप देखोगे यूट्यूब पे जाके आपको मिलेगा कि अगर ये त्रिभुज का वाह्य कोण है, वाह्य कोण बराबर होता है विपरीत आंतरिक कोणों का जोड़। अगर ये A है, B है तो A प्लस B होगा। क्यों होता है, पूरा फॉर्मेशन में सब कुछ समझाया गया है त्रिभुज के ऊपर। ठीक है ना। तो ये अगर मैं कहूँ ये एंगल क्या है तो आप बोलोगे इसको 2 थीटा है, क्योंकि यही तो है वाह्य कोण। कैसे बन रहा है, इस त्रिभुज का CACO का वाह्य कोण ये है। ठीक है, और ऐसे ही BCO का वाह्य कोण भी यही रहेगा। तो यहां पर अल्फा है, ये अल्फा, तो ये 2 अल्फा हो गया। आपको बहुत क्लियर तरीके से यहां नजर आ रहा होगा कि ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा है, और आप परिधि पे जो एंगल देख रहे हो वो अल्फा प्लस थीटा है। यानी ये जो एंगल है वो अल्फा प्लस थीटा है, और सेंटर पे आप एंगल देख रहे हो वो क्या बन गया, 2 अल्फा प्लस थीटा। यानी परिधि पर जो एंगल है उसका डबल बना केंद्र का एंगल, या केंद्र के एंगल का आधा होता है परिधि पे बना एंगल। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये एंगल का जस्ट डबल, इस एंगल का जस्ट डबल ये है, और इस एंगल का हाफ ये है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ो। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसका क्या प्रूफ है, ये कैसे होता है, क्यों होता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण। ठीक है, तो इसको जरा देखो, क्यों होता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण। ध्यान से समझो, या मैं पिछले प्रॉपर्टी से इसको सिद्ध कर दूं, क्या इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत है, आप ऐसे ही समझ लो। चलो हटाओ, आप देखो कि ये सेंटर है O, सेंटर पे बना एंगल क्या है 180। आप मुझे बताओ ये सेंटर पे 180 बन रहा है तो परिधि पर एंगल क्या बनेगा, इसका हाफ। अभी तो हमने पढ़ा है, ये फिक्स्ड हो गया, क्योंकि सेंटर से होके जाने वाली लाइन जो होती है वो डायमीटर होगी, और डायमीटर तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, व्यास तो एक सीधी रेखा होगी जो कि 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। और जब आप परिधि पर देखोगे तो आपको इसका हाफ ही दिखाई देगा। जब ये फिक्स्ड है, जब ये 180 फिक्स्ड हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन गई, जब 180 फिक्स्ड हो गया तो ये भी फिक्स्ड हो गया, इसलिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण बोला जाता है। ठीक है, सही है। अब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण बना जाएगा तो सवाल की सिचुएशन कुछ भी होगी, जैसे ये एक सेंटर से होकर जाने वाली लाइन है AB, आप इसको मिलाओ ये 90 डिग्री, इसको मिलाओ ये 90 डिग्री, इसको मिलाओ ये 90 डिग्री। आप मेरी बात समझे, ये सभी 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि व्यास के साथ ये त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है भाई, चलो एक पॉइंट्स नोट करते जाना अपनी कॉपी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर थ्योरम। 7वां नंबर थ्योरम ये कहती है एक वृत्त के एक ही खंड पर बने कोण बराबर होते हैं। वृत्त के एक ही खंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल जो हैं 2, ये वाले जो एंगल है इसके बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, तो 1 मिनट के लिए बात समझ लो। आप ये बताओ
यहीं पे बात मैं समझा देता हूं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि वृत्त का सेंटर है, केंद्र है, सही है, और ये वाला जो एंगल रहेगा केंद्र पे बना एंगल परिधि पे बने एंगल का डबल होगा क्या? या मैं इसका उल्टा बोलूं कि ये जितना एंगल है उसका आधा ये रहेगा, सही है। तो सेम चीज आप इधर देखो, ये जितना एंगल है उसका आधा ये रहेगा, ये एंगल इसका एंगल का आधा है, और ये एंगल इस एंगल का आधा है। इसी एंगल से ये एंगल लिंक कर रहा है, इसी एंगल से ये एंगल लिंक कर रहा है। इसका मतलब इसका आधा ये, इसका आधा ये, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर। बात यहीं पे समाप्त हो गई, ठीक है। ज्यादा चीजों में नहीं उलझाऊंगा मैं, आसान तरीका जो होता है किसी प्रूफ का, वो सबसे आसान तरीका, उससे मैं समझाता हूं, ठीक है, जिससे हर बच्चे के दिमाग में बात बहुत क्लियर तरीके से समझ में आए। आप मेरी बात इसी बात से समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो, मेरा ज्योमेट्री या एडवांस मैथ, ये जो भी प्रोसेस है गणित को पढ़ाने का, वो थोड़ा सा इसी प्रकार है कि मैं हर पॉइंट को बच्चों को क्लियर, एक एक पॉइंट पहले क्लियर कराता हूं, देन उसके बाद मुझे पता है कि उसमें इस प्रोसेस में मैं समझाता हूं तो आप लोगों को मेरे साथ समझना चाहिए, कोई डाउट हो तो वो पूछना चाहिए कि, लेकिन इसके बाद जो हम काम करेंगे प्रैक्टिस का, क्वेश्चंस का, वो धुआंधार तरीके से होता है फिर, क्योंकि सभी एक स्तर पर पहुंच जाते हैं। कोई भी कमजोर बच्चा और कोई भी जो अच्छा बच्चा होता है उसके लिए भी चीजें बेहतर होती हैं, क्योंकि वो भी चीजों को जानता है, समझता है। रटना नहीं है पूरे मैथमेटिक्स में कहीं, एक मेरा मंत्र यही होता है कि रटना नहीं है कहीं, कोई ट्रिक को रट्टा नहीं मारना, आपको चीजों को समझना है। जब आप कंसेप्ट की बिल्डिंग करते हो, कंसेप्ट क्लियर करते हो, चीजें आप लोगों के लिए आगे सुगम होती हैं, जिसका फायदा इस चीज का आपको आगे दिखाई देता है जब आप सवाल करते हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बहुत आसानी से इस बात को हम लोगों ने समझ लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एक चक्रीय चतुर्भुज यहां पे बनाया गया है, ठीक है। एक चक्रीय चतुर्भुज यहां पे बनाया गया है, और इस चक्रीय चतुर्भुज के बोला गया कि विपरीत कोणों का जोड़ 180 होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, आइए समझाते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपको ये बात पता है ऐसा होता है? ये बताओ पहले, आपको ये बात पता है कि ऐसा होता है? मान लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? ये सबको पता है कि एक कैसा भी चतुर्भुज हो, उसके चारों ओर एक चक्कर बना हो तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। पता है ना ये बात? चक्कर का मतलब सर्किल, ऐसा समझ लो। मान लीजिए कि ये सेंटर से मैंने इस लाइन को मिलाया, सेंटर से मैंने इस लाइन को मिलाया। जब ये दोनों लाइन मिली तो आप बोलोगे ना भाई कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये रहेगा। मान लीजिए ए है तो ये ए है, सही है। सेंटर से मैंने इसको मिलाया, मान लीजिए कि ये एंगल, ये वाला एंगल बी है, तो आप बोलोगे क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तो इस एंगल को भी आप बी ही बोलोगे, सही है, ठीक है। अब आप जब इसको मिलाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं रहेंगी। मान लीजिए ये लेंथ सी है, इसको भी आप सी बोलोगे, और सेम एज ओ सी बी में देखोगे तो जितनी लेंथ ओ सी है उतनी लेंथ ओ बी है, तो मान लीजिए ये डी है तो ये भी एंगल डी बनेगा, सही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी, एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है, चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है, तो आप कहेंगे 360 होता है। किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ 360 होता है, आप यही बोलेंगे। तो अगर मैं कहूं इन सभी कोणों को जोड़िए और बताइए क्या होगा, आप देखेंगे जब मैंने जोड़ा ए बी बी डी डी सी सी, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, 2 बार डी आ रहा है। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 2 को कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सही है। और इसका जोड़ क्या आ गया? 360 डिग्री। इसको इससे काटिए, क्या आएगा? ए
प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री। सही है। अब जरा इसको देखो, अगर मैं a प्लस बी की बात करूं और c प्लस डी की बात करूं, ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि a प्लस बी बराबर प्लस सी प्लस डी बराबर 180। इन दोनों को मैंने सिद्ध कर दिया कि भाई साहब आप देखो कि आपने यहां पर एक चीज को निकाला था। क्या निकाला था? आपने इस जगह से इस चीज को निकाला था कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या आपने निकाला था 180 इस जगह पर, इस फिगर के अंदर। ठीक है, तो आप कोई सी भी विपरीत भुजाएं वर्टेक्स देखो, आप देखो डी पर a प्लस बी नजर आ रहा है, b पर c प्लस डी नजर आ रहा है, a b c d टोटल कितना 180। अब दूसरे वर्टेक्स देखो, दूसरे वर्टेक्स यानी दूसरे शीर्ष, ये वाला a और c, यहां देखो a c b d, अगर मैं जो सीक्वेंस जोड़ दूं a b c d सारे हैं इसके अंदर, तो विपरीत में a b c d है और इन दोनों विपरीत में भी a b c d है। तो यहां पर आपने ये देखा कि अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ूं तो 180 ए बी सी डी बराबर 180, इस एंगल को जोड़ूं ए बी सी डी बराबर 180, विपरीत कोणों का जोड़ 180 होता है। ये बात आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात आपको समझ में आई, बहुत अच्छी तरह से क्लियर तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, वो ये है कि वाह्य कोण बराबर विपरीत आंतरिक कोणों का जोड़। ठीक है, वाह्य कोण बराबर विपरीत आंतरिक कोणों का जोड़, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस चीज को मैं यहीं पे समझा देता हूं, इससे आगे वाली स्लाइड में चलेगा वो, मैं यहीं पे उस बात को क्लियर कर देता हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दूसरी प्रॉपर्टी आप इस फिगर में, क्योंकि इतना हमने काम कर लिया तो ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे यहीं पर। मान लीजिए मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, वाह्य कोण कैसे बनता है किसी भी फिगर का। जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये वाह्य कोण बन गया, वाह्य कोण बराबर विपरीत आंतरिक कोणों का जोड़, इन दोनों को जोड़ूंगा इसके बराबर होता है। सेम एज चक्रीय चतुर्भुज में ये बोला जाता है, जब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तब ये बोला जाता है कि जो बाह्य कोण बना ये किसके बराबर होगा। तो आपसे बोला जाता है जो बाह्य कोण है वो विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो बहुत आसान बात है, यहां इस फिगर में सारी बातें क्लियर हो गई। कैसे? अगर मैं इन दोनों को आगे बढ़ा दूं, आप देखो वाह्य कोण बनता कैसे है। आपने यहां से एक स्ट्रेट, जैसे यहां पे लाइन खत्म हुई थी, आपने स्ट्रेट वे में आगे बढ़ाया, तो आप देखोगे इन सभी का जोड़ जो होता है वो 180 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। अब 180 तो ये हो गया, तो 180 में अगर मैं b प्लस e को d को घटा दूं, ठीक है ना, देखो ये वाला एंगल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस एंगल को आप बोलोगे 180 माइनस सी प्लस डी। ठीक है, इस एंगल को आप यही बोलोगे। और हम ये जानते हैं कि c प्लस डी और a प्लस बी का जो टोटल होता है वो 180 होता है। अभी हमने सिद्ध किया इस बात को। ठीक है, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। ऐसे नहीं समझ में आया तो यहीं पे मैं इस फिगर में एक और तरीके से समझाता हूं। देखो जरा, ये ज्यादा आसान होगा जो मैं बता रहा हूं। इस एंगल को मुझे प्रूफ करना है इस एंगल के बराबर। मैं जानता हूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 180, जिसमें मेरे पास c प्लस डी तो मौजूद है, बाकी का बचा ये जो एंगल है वो a प्लस बी होगा। बात खत्म हो गई, यहीं पे बात खत्म हो गई। ये वाला जो एंगल है वो a प्लस बी होगा, यानी a प्लस बी का मतलब ये वाला एंगल। ठीक है ना, दूसरे पेन से लिख देते हैं यहां पर a, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 होता है, तो ये अगर c प्लस डी है तो ये a प्लस बी ही होगा। ठीक है, और a प्लस बी आपको कहां नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है। तो विपरीत कोण बराबर होता है, विपरीत कोण बराबर होता है, सॉरी वाह्य कोण बराबर होता है विपरीत आंतरिक कोण। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये जो बातें हैं, या आप लोगों को सही बताना
क्या आपको आज से पहले क्लियर थी ये पॉइंट? इस स्तर पर, इस बेसिक स्तर पर क्लियर थे? आप रट्टे ही मारते होगे ज्यादातर बच्चे, और एक टेंडेंसी बन चुकी है कि हम रटना ही चाहते हैं पूरे मैथ को। ठीक है, ये बहुत गलत चीजें है। ज्योमेट्री के नाम पर वही उल्टा सीधा चीजें, ये सवाल करो, ये सवाल करो, उड़ा दो, धुआं में उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, यही सब चल रहा है। बेसिक्स बच्चे का क्लियर ही नहीं होता, वो जूझता रहता है सालों, होता कुछ नहीं, 1 साल 2 साल निकल जाता है। ठीक है, और हमेशा जो डर है वो कायम रहता है। एक बार चीजों को स्ट्रांग तरीके से पढ़ो, देखो क्या मजा आता है चीजों को करने में। ठीक है ना? ठीक है, अभी मैं वही सवाल लगाता, इसमें 15 सवाल लगाता, देखो धुआं से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ये ट्रिक, वो ट्रिक, जादुई ट्रिक। अरे भैया कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जिसके ज्यादा मजबूत होते हैं वो एग्जाम निकाल पाता है। नहीं तो जो बच्चे एग्जामिनेशन, आपके आसपास के बच्चे, आपके बड़े भाई या बहन ने क्वालिफाई किया है, उनसे पूछो जाके, उनको एक एक चीज की जानकारी होती है। ठीक है, समझ पाए? चलिए, तो आपने पूरे साइक्लिक क्वाड्रेटल की पूरी जानकारी ली, ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं आगे बढ़ता हूं। बोला गया चक्रीय चतुर्भुज, ये वही पॉइंट है कि विपरीत कोण बराबर क्या होता है? विपरीत कोण, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, अभी अभी हमने सिद्ध किया। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने वही कहा था, अगले वाले स्लाइड पे जो रहेगा मैंने वही समझा दिया। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल की 2 बातें अभी हमने सीखी, क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज, और उसके विपरीत कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। क्यों होता है समझा, बाह्य कोण विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होते हैं, क्यों होते हैं वो समझे। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्या थ्योरम है? 10वां नंबर पॉइंट। इस पॉइंट पे बोला जा रहा है, राजकुमार गुड इवनिंग, मुस्कान, मुन्ना गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। यहां पर बोला गया है कि 2 सर्किल हैं, पॉइंट नंबर 10 सर्किल का ये चल रहा है। ठीक है, इसमें बोला गया है, ये पॉइंट नंबर 10, इसमें आप देखें थ्योरम 10 भी बोलते हैं इसको। 2 सर्किल हैं, उसके ये दोनों सेंटर्स दे दिए गए हैं, और इसमें बोला गया R1 R2, ये इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, इस वृत्त की त्रिज्या R2 है, दोनों त्रिज्याएं हो गई। बोला जाता है कि यहाँ पर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर D स्क्वायर, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी D है। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि इस मान लीजिए इस वृत्त का सेंटर ये है, आप यहां से आप ये टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट्स पे रेडियस के साथ बना एंगल 90 डिग्री का होता है। सेम एज वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? चलिए, हेलो, तो वॉइस में क्लियर है क्या, बताइएगा मुझे थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया कि एक बस इसमें ये बात है कि 2 ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट, दो ये सेंटर हैं इसके, और यहाँ से जब आप एक सर्किल में वाही बिंदु से कोई यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, जो सर्किल को स्पर्श करते हो जाती है, सर्किल के किसी बिंदु को स्पर्श करते हो जाए वो स्पर्श रेखा निश्चित तौर पर, इसको ही इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट का रेडियस के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी वृत्त के, अगर वृत्त कितने बिंदुओं से बना होता है, तो असंख्य बिंदुओं से बना होता है, अनंत बिंदुओं से बना वृत्त है। किसी बिंदु की अगर आप स्थिति को चेक करोगे सेंटर से, और मैं सेंटर से जब इस बिंदु की डिस्टेंस की बात करोगे, तो आप सीधे सीधे आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ऐसा ये डिस्टेंस है, इसको तो नहीं बोलोगे। आप डिस्टेंस की जब बात करोगे तो आप डेफिनेटली आप सीधे परपेंडिकुलर की बात करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करोगे। ठीक है ना, सही है। तो वृत्त के किसी भी बिंदु की स्थिति केंद्र से अगर हम नापते हैं तो वो परपेंडिकुलर ही नापते हैं। और जब एक टेंजेंट्स की बात होती है, टेंजेंट जो होता है रेडियस के साथ 90 डिग्री का
मतलब कोण बनाने का मतलब ही यही है कि ये किसी पर्टिकुलर बिंदु को स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ता है, ये स्पर्श कर देता है, बस वही टेंजेंट होता है। तो उस बिंदु की स्थिति जो होती है केंद्र से 90 डिग्री की होती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो केंद्र से अगर आप टेंजेंट्स पर एक परपेंडिकुलर इस को मिलाओगे रेडियस को, तो 90 डिग्री का एंगल बनती है। तो बस वही बात है कि यहां से जब आप इसको देखोगे तो, और ये त्रिज्या हो गई, ये टेंजेंट हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो 90 डिग्री का एंगल बनते ही इसमें पाइथागोरस आ जाते हैं, और पाइथागोरस का आप इस्तेमाल कर दो। डी स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय, इसका इस्तेमाल किया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस क्यों नहीं क्लियर है यार? वॉइस तो यहाँ पे सब कुछ सिस्टम ठीक चल रहा है। नॉट चलिए थोड़ा सा अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें तो क्या कर सकते हैं लाउड स्पीकर में। ठीक है, बाद में देखेंगे, क्लास के बाद थोड़ा सा चलाइए अभी, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ अभी 10 पॉइंट तक पहुंच गए हैं, कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर लें, देन उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, सही है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा सेशन को, क्योंकि अभी हम बीच में, तो अभी कोई चेक करने वाला भी नहीं है जिसको हम चेक करा लें। ठीक है, जो जैसी वॉइस चल रही है उसमें थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं होगी, आई थिंक पॉइंट्स क्लियर कीजिए। चलिए, किसी वाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ फिगर नहीं बना, मैं बना देता हूं। यहाँ पर अभी अभी जिस बात पे बात की थी वो यही बात है कि एक सर्किल है, ठीक है, वाह्य बिंदु मान लीजिए कोई बिंदु P है, यहां से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। आप जब P पॉइंट से जो टेंजेंट्स खींचते हो, ठीक है ना, P पॉइंट से टेंजेंट्स खींचते हो, अब ठीक है, चलो अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले ने ठीक कर दी आवाज़, ठीक है, नहीं तो खराबी चल रही थी और उससे डिस्ट्रैक्शन तो होता है। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दिया करो यार, इतने लोग आते हो, ठीक है, मैं अपने रोज़ आपके लिए अब आ रहा हूँ, तो लाइक तो ज़रूर किया करो वीडियो को, क्योंकि ये प्रोसेस होता है, यूट्यूब को तभी समझ में आता है कि इस पर कोई पढ़ाने वाला जो है वो सही पढ़ा रहा है नहीं तो उसको तो लाइक से मतलब है, चाहे आप उस पर कॉमेडी करो, ठीक है, तो लोग लाइक कर देते हैं, तो यूट्यूब को समझ में आता है ये इसने अच्छा काम किया। तो लाइक और शेयर ये आप ज़रूर करते रहो, ठीक है, इतना थोड़ा सा काम करो। मैं बेसिकली बोलता नहीं हूँ किसी भी वीडियो में अब, लेकिन अब क्या करें, ठीक है, जिस टेक्निकल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं वही टेक्निकल भाषा ही समझता है, तो आपको लाइक करना पड़ेगा, कीजिए, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे बोला गया वाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अगर मैं AP और PB को लेता हूँ तो ये लंबाइयाँ क्यों बराबर होती हैं, ये क्यों होता है ऐसा? तो बेसिक बात समझो, ये आपको पता है ये सेंटर है, तो O से लेकर A तक की जो लेंथ है वो R रेडियस रहेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की R है, ये बराबर रहेगी। आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री का होगा, अभी हमने समझा कि रेडियस का टेंजेंट के साथ एंगल 90 डिग्री का होता है। फिर हमने देखा रेडियस का टेंजेंट के साथ एंगल ये भी 90 डिग्री का होगा। एग्री करते हो इस बात से? अगर मैं O को P से मिला दूं, अगर मैं O को P से मिला दूं,
जब ये मिल जाता है, ठीक है, तो अब आप देखो, मुझे बताओ ये वाली जो लेंथ है OP, ये तो दो, जैसे ही मैंने O को P से मिलाया, दो त्रिभुज बन गए OAP और OBP। उन दोनों में जो OP जो लेंथ है वो कॉमन है, यानी ये लेंथ इस त्रिभुज के लिए भी जितनी है उतनी ही नीचे वाले त्रिभुज के लिए है, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन लेंथ है। जब ये कॉमन लेंथ है, ठीक है ना, और ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये दोनों साइड, अगर आप AOP की इस साइड को देखें, ये लेंथ और OA ये वाली लेंथ, वैसे ही आप नीचे वाले ट्राइंगल में जाके देखें, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये कोण बराबर, ठीक है। तो 100% ये है कि दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज OAP इज कॉन्ग्रुएंट एज ट्राइंगल OBP। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब समझते हो? सर्वांग सम का मतलब होता है ये दोनों त्रिभुज हुबहू एक हैं। हुबहू एक से मतलब क्या है कि एरिया इन दोनों त्रिभुज का बराबर है, शेप साइज एरिया इन दोनों त्रिभुज का बराबर रहेगा, और जब ये ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर इसकी जो बाकी रिमेनिंग साइड है वो भी इक्वल होंगी, अर्थात ये AP है और ये भी बराबर होगी। ठीक है, इतनी सी बात है। सही है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब यह है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वही नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जो बनता है ये बहुत बेहतरीन काम करता है। इस पे सवाल अक्सर पेपर में आता है, इन सवालों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक तो क्लियर करें अपना, आगे बढ़ो। ये क्या बोल रहा है कि PQ इज अ टेंजेंट। PQ टेंजेंट है, यहां PQ टेंजेंट है। फिर बोला गया PQ एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु A पर मिलती है। फिर एक सर्किल बना गया, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बना गया। उसके अलावा उसके आगे इसमें यह बोला गया कि ये वाला जो एंगल है, कौन सा, BAQ, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, ऐसा इसमें बोला गया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यानी हिंदी में बोले तो एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, बस इसको तो ये तो हो गया, मैंने फिगर बना दी है, थ्योरम यहां पे लिखी है। आपने कहा कि भाई थ्योरम है तो इसको रट्टे लगा लेते हैं, ऐसे ही होता होगा, लेकिन नहीं, हम बात को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और इससे पिछले वाला चीज़ जो मैंने समझाई आपको, जो टेंजेंट वाली, आइए दोनों बात को मिक्सअप करके समझते हैं, और उसी जगह से मैं एक इस थ्योरम को भी प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट पे जरा गौर करना। मैं आपको वापस बोर्ड की तरफ ले जाना चाहूंगा। आइए इस जगह पर देखो, ड्रॉ अ सर्किल। एक सर्किल मैंने बनाया है, यहां पर ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, कोई बात नहीं समझ में तो पूछना। ठीक है, समझो पहले चीजों को, सवाल कराने के लिए बहुत है, और आप लोग खुद इतना कॉन्फिडेंट आएगा ज्योमेट्री के अंदर कि मजा आ जाएगा लाइफ में। ठीक है, इधर देखो, मान लीजिए कि पॉइंट P है ये। ठीक है, यहां से मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। ठीक है, मान लीजिए ये लेंथ A है और ये B है। ठीक है, ये इसका सेंटर जो है O है। ठीक, अभी हमने एक बात को सीखा, वो ये बात थी, मेरे साथ साथ सीखते जाओ, कि अगर मैं यहां पर 90 डिग्री का एंगल देखता हूं और इस जगह पे भी 90 डिग्री का एंगल देखता हूं, क्योंकि ये वृत्त का एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का जो एंगल बनता है टेंजेंट के साथ वो 90 डिग्री का होता है। अभी हमने उस बात को पकड़ा, सीखा। उसके अलावा हम ये चीज को जान गए कि ये जो त्रिभुज है AOP और OBP, ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। तो इसका मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल AOP और OBP, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण बराबर हैं।
जब सभी कोण बराबर हैं तो निश्चित तौर पर इस एंगल पी के पास जितना भी कोण होगा उसका आधा इधर रहेगा और आधा इधर रहेगा। इस बात से एग्री करते हो क्या? सही है इतनी बात? तो मैं आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए इस एंगल के इसके पास 2 थीटा, ये वाला एंगल जो है वो 2 थीटा, मान लीजिए 2 थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। सही है इतनी बात? अब आओ इधर, अगर ये 90 डिग्री है कंफर्म है, ठीक है, आप मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या रहा? ये वाला एंगल, ठीक है, तो आप इस एंगल को क्या बोलोगे? इस एंगल को बोलोगे, मैं इधर लिख दूं इस एंगल को ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना, इसको बोलोगे 180 माइनस 2 थीटा। क्यों वो ऐसा मैंने बोला? क्योंकि देखो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का जोड़ 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब एक चतुर्भुज, आप देखो, अब मैं जब एक एक बात बोल रहा हूं उस पॉइंट को वगैरह उसी पॉइंट पे फोकस करना, बात इधर उधर की मत देखना भी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, एक बात में सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं बोलूं OAPB, ये क्या है? एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, जिसमें दो विपरीत कोण 90 90 180 हैं, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। यानी ये अगर 2 थीटा है तो 180 में से अगर मैं 2 थीटा को घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाला कोण आ जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ 180 है। तो ये एंगल आ गया 180 माइनस 2 थीटा। यहां तक बात क्लियर? मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की बात समझिए। ये जो फिगर पे अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इस पे सवाल आपको हर एसएससी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। 100% क्वेश्चन आता है। कोई सा भी पेपर, कोई सा भी सेट अभी तक का उठा के देख लेना, जो अभी मैं जितना कंसेप्ट इस बोर्ड के ऊपर बताऊंगा, आप पेपर देने जाओगे इस पे सवाल आपको जरूर मिलेगा। ध्यान से समझना, अलग अलग तरीके के सवाल बनेंगे, उन सवालों पे बात बाद में होगी, पहले कंसेप्ट समझो। ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा। अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं यहां पर, सही है? अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ये वाला एंगल क्या होगा? अभी अभी हम लोगों ने इस बात को समझा कि केंद्र पे बना एंगल है, पर केंद्र पे बना एंगल है और ये पर्दे पे बना एंगल है। केंद्र पे बने एंगल का आधा होता है पर्दे पे बना एंगल। तो अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? एग्री करते हो इस बात से? ये 90 माइनस 2 केंद्र पे बना कोण है, पर्दे पे। अभी हमने पूरा प्रूफ किया कि ऐसा होता है, क्यों होता है, सब बात को सीखा। तो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है पर्दे पे बना कोण। ये बात यहां क्लियर? आगे आ जाओ, और एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, उसका जवाब दो। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, और मैं आपसे यह पूछूं कि बताइए ये वाला कोण क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ये देखना है कि यहां पर ए बी, मान लीजिए सी पॉइंट है और ये मान लीजिए डी पॉइंट है। ए बी सी डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया, और चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का जोड़ 180 होता है। तो अगर इन दोनों के, क्योंकि ये तो 90 90 नहीं, सॉरी, जो भी कोण होंगे इनका जोड़ 180 है, इसका जोड़ भी 180 होना चाहिए। विपरीत कोण, क्योंकि चक्रीय बन गया तो विपरीत कोणों का जोड़ 180 होता। अभी हमने प्रूफ किया कि ऐसा क्यों होता। इससे पहले वाले पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा वो प्रूफ। तो इसका जो जोड़ है वो 180 होता। तो 180 में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आएगा क्या? तो माइनस कीजिए, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एंगल बन जाएगा आपके पास 90 प्लस थीटा। एग्री कर गए इस बात से? सही है। अब आगे आओ, आगे की बात समझो। मैं यहां पर थोड़ा सा काम आपके सामने करके दिखा रहा हूं, उस काम को जरा समझना। मैं यहां से इस पे एक लाइन खींच रहा हूं। ये जो व्हाइट कलर की आपको लाइन दिख रही है, मान लीजिए ये बी पॉइंट पे आके यहां मिली, और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या होगा? बहुत साफ साफ अपने कॉपी पर नोट करना इस फिगर को। ये एंगल और ये एंगल क्या आपस में बराबर होंगे? आप कहोगे बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये व्हाइट कलर की लाइन इस प्रकार है, यहां पर ऐसी ये व्हाइट कलर की लाइन ये बनी हुई है। इसके ऊपर आप देखो ये दो ब्लू कलर की लाइन है जो सेंटर से होके जा रही है, ये ओ है। अगर ये आर है, रेडियस है, ये दोनों लाइन बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कोण जितना ये होगा उतना ही ये रहेगा। अगर ये थीटा थीटा है, एक्स एक्स है, जो भी है आपने बराबर लिखा। सही है इतनी बात? तो एक क्षण के लिए मान लीजिए ये एंगल एक्स है, तो निश्चित तौर पर आप इसको भी एक्स बोलोगे।
अगर आप त्रिभुज AOB में देखो, अगर आप त्रिभुज AOB में देखो, आपको नजर आ रहा है क्या AOB? ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान से कंसंट्रेट करना यहां पर। AOB, तो यहां पर मैं बोलूंगा ये एंगल x है और ये एंगल x है, और ये वाला जो एंगल है अभी हमने देखा 180 माइनस 2 थीटा आया। इन सभी कोणों का जोड़ क्या होता है? तो आप बोलोगे 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। सही है, तो 180 से ये 180 कट जाएगा, 2 थीटा इधर चला जाएगा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा, और x बराबर क्या आ जाएगा थीटा। इस बात को हमने सिद्ध किया, ये जो x है इस थीटा के बराबर है, ये जो x है इस थीटा के बराबर है। इसका आप स्क्रीनशॉट इसी जगह पर ले लेना, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको साफ करूंगा क्योंकि ये चीज मैं बता चुका हूं, तो मैं यहां से हटाता हूं इसको। तो मैंने कहा ये जो एंगल है, अब मैं इस x की जगह पर यहां डाल लेता हूं, ये जो एंगल है वो कितना निकला था थीटा। इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये कोण भी थीटा है, इतना एंगल। सही है, अब एक पॉइंट पे गौर करना जो मैं बोल रहा हूं बड़ा ध्यान से। मुझे बताओ ये व्हाइट लाइन जो है, या आप देखो ये रेडियस है, ध्यान से समझना, रेडियस है O से लेकर B, ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या के साथ ये कोण बना कितना? आप कहेंगे ये बना साहब 90 डिग्री। ये पिंक कलर का एंगल आपको दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। सही है। उसके अलावा अगर मैं इस AB, इस व्हाइट कलर की लाइन का ये वाला एंगल थीटा, ये भी ले लूं, और अब मैं पूछूं ये पूरा एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 90 प्लस थीटा है जी। ये तो व्हाइट कलर का टेंजेंट, व्हाइट कलर वाली लाइन का टेंजेंट के साथ जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है। सही है इतनी बात। अब मैं कहूँगी 90 प्लस थीटा, और आपको कहां दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे साहब ये दिखाई दे रहा है एक 90 प्लस थीटा, ये भी तो 90 प्लस थीटा है। सही है, तो यही है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एकांतर वृत्तखंड प्रमेय भी यहां से सिद्ध हो गई। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो यही एकांतर वृत्तखंड प्रमेय है, और इस पे सवाल अक्सर पेपर में देखे जाते हैं। सवाल अलग अलग तरीके से बनते हैं और सवाल हमेशा इस पे पूछा जाता है। पहले बताओ, इस बात में किसी बच्चे को किसी एंगल पर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और लाइक जरूर करें वीडियोस को, और शेयर जरूर करें एजुकेशनल ग्रुप्स में, जैसे बाकी बच्चों को भी इन सारी बेसिक्स नॉलेज का बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। ठीक है, प्रैक्टिस और वो क्वेश्चन तो हर जगह आपको करने को मिल जाते होंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक रूट से। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना है तो बाकी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी थोड़ा सा बताओ, शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए, मेरा आपसे ये प्रश्न था कि इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी एंगल में कोई समस्या, तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए भाई बताइए, मैं कमेंट रीड कर रहा हूं आपका। किसी बच्चे का कोई डाउट हो बताएं। बहुत सारी बातें हो गई ना, बहुत घिच पिच सा हो गया यहां पर। आप अपनी तरफ, मैंने एक एक पॉइंट जैसे मैंने बोला, जो मैं बोलता जा रहा हूं आप साथ साथ ड्रॉ करते जाना। बाद में वीडियोस के बाद को भी देखना, इसको अपनी तरफ से एक कॉपी लेना, उसमें एक सर्किल, मैंने बोला सर्किल बनाना, बाहर एक बिंदु रखना, पॉइंट रखना। जैसे मैंने बोला ये टेंजेंट आप भी बनाना मेरे साथ साथ। देखो ये सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होंगी क्या? 100% क्लियर होंगी। चलिए, कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, ये आपने समझा। यहां पर ये वाला कोण इस एंगल के बराबर होता है, और सेम एज ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है। तो आपको ये 90 व्हाइट लाइन के अगर आप इधर देखोगे टेंजेंट के साथ, ये वाला कोण, ये व्हाइट लाइन के इधर देखोगे ये वाला एंगल, तो आपको इस एंगल के नजर आएगा बराबर, क्योंकि ये O से लेकर ये पूरा रेडियस था। ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा बचा, इसको बोलोगे आप 90 माइनस थीटा। तो सारे कोण जो इसमें संभावित थे, मैंने सारे की बात कर ली इस फिगर के अंदर, और कोण के आधारित पे इस पे सवाल जरूर बनता है, जरूर बनता है, हर कुछ पेपर में बनता है।
आप देखो, अगर ये थीटा दे देगा, कभी ये पूछ लेगा ये वाला एंगल क्या है, तो आप इसको बोलोगे अगर ये पूरा 90 होता है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। अब इसमें क्या पूछ सकता है, अब इसमें क्या पूछ सकता है, इसके अलावा हमने सारे एंगल तो यहां पे लिख दिए, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। इसको नोट कर लो अपने कॉपी पर, इस पूरे फिगर को। सही है? ठीक है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमने प्रूव कर दी, हमने अपने तरीके से प्रूव कर दी। इसको प्रूव करने के 36 तरीके होते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ चल रही थी, मुझे टेंजेंट्स के बारे में आप लोगों को समझाना था और उस फिगर के बारे में समझाना था। सवाल मैं आगे वाले सेशन में जब कराऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारी चीज़ें देख के आए होंगे। ठीक है, फिर हम सवाल करेंगे। आपका सवाल होना चाहिए, ये मेरा प्रयास है, इस वजह से मैं सारी चीज़ों में एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आगे बढ़ो। यहां पर क्या बोला गया, 13 नंबर, यदि वाह्य बिंदु P से किसी वृत्त के दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बेसिकली एक स्पर्श रेखा है। फिगर थोड़ा सा यहाँ पर पीपीटी में इस तरह से बना, ये स्पर्श रेखा इस तरह से बनेगी, आप समझ लेना। इस चीज़ को स्पर्श रेखा बोला गया, तो स्पर्श रेखा ऐसे बनेगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है ना, आपको पता है ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर है, ये आपस में बराबर कोण है। ठीक है, ये अगर इसके बराबर, ये 90 डिग्री है, तो निश्चित तौर पर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसमें यही बोला गया था, यानी जिस प्रकार वो वाला 2 थीटा आधा आधा डिवाइड होता है, उस प्रकार ये जितना भी कोण होगा ये आधा आधा डिवाइड होगा, क्योंकि सर्वांग समता का कारण है वहाँ, और कुछ नहीं है। सर्वांग समता इसकी वजह है, दोनों त्रिभुज एक जैसे तो दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पिछली बातों में क्लियर हो चुका है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। Two chords AB and CD of a circle cuts each other internally or externally any point E, then AE plus AE into BE बराबर CE into ED। दो जीवाएं AB और CD वृत्त को इस प्रकार जब काटती हैं, तो उसके अलावा इसमें यह बोला गया कि ये इसमें एक निश्चित संबंध होता है, और ये संबंध हमको याद ही रखना पड़ता है उसका। इसमें यह बोला जाता है कि जो मान लीजिए कि ये दोनों जीवाएं, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और AE वाला पॉइंट AE इंटू BE, ये पूरी एक जीवा थी, E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। E सेंटर नहीं है, सेंटर अलग है इसका। AE इंटू EB बराबर होता है BCE इंटू ED के। और ऐसा बेसिकली क्यों होता है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। आप इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज बन जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बेसिकली बन जाते हैं। सिमिलर ट्राइंगल बनने का कारण उसका ये है कि आपको, ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल, ये कोण बराबर है। ठीक है, और सर्वांग समता की ये कंडीशन है, पिछले अभी हमने इस पर लॉजिक को बात भी कर भी चुके हैं। और इस वजह से, ठीक है, ये वाला जब आप इसमें सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दोगे, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि संगत भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं। तो अगर संगत भुजाएं समान अनुपातिक हैं, तो जब आप सिमिलरिटी इसमें लगाओगे तो आप ये रिजल्ट पाओगे, AE अपॉन CE बराबर आ जाएगा BE इंटू BE अपॉन DE, और जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट में लेके आओगे तो आपको ये सीधे नजर आएगा। ठीक है, सर्वांग समता इसकी वजह है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक सर्किल है, सर्किल पर कोई बिंदु है, और यहाँ से ये O इसका सेंटर है। अगर मैं इसमें दो टेंजेंट्स यहाँ पर कोड्स हैं, जीवाएं हैं, दो जीवाएं अगर मिलाता हूँ जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट से ये गुणा ये बराबर ये गुणा ये होता है। और ये पॉइंट अगर सर्किल के बाहर हो तो भी यही काम होता है। कैसे यहाँ पे हुआ था, AE इंटू EB बराबर होता CE इंटू DE। ये काम आएंगे ये सारी चीजें। आपको ये लेंथ दे दी जाएगी और ये लेंथ पूछ ली जाएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए ये रिलेशन होता है, आप तभी अप्लाई कर पाओगे। वैसे ही अगर E पॉइंट अगर सर्किल के बाहर हो जाए तब भी यही काम हो जाता है। क्या हो जाता है, AE इंटू BE बराबर हो जाता है CE इंटू DE। प्रॉपर्टी दोनों के लिए एक ही है और यही एक रूल है। ठीक है, सिमिलरिटी इसका कारण है।
ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लेना, बोलोगे तो प्रूफ और अच्छी तरह से करा देंगे। एक ये वाली थ्योरम है, 15 नंबर। इन थ्योरम्स को पहले आप नोट करेंगे। आज की क्लास में मैंने थ्योरम्स की कुछ बातें आपको समझाई, ठीक है। इनके और कुछ जानना चाहोगे तो मैं एक एक पॉइंट्स पे और क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर इसको बोलते हैं, पिछले वाले को बोल देते हैं टेंजेंट, कोड वाली जो थ्योरम थी इसको बोलते हैं टेंजेंट और सेकंड थ्योरम। टेंजेंट का मतलब ये पीटी एक स्पर्श रेखा है और ये एक छेदक रेखा यानी सेकंड है। टेंजेंट क्या होती है? एक स्पर्श रेखा, और सेकंड क्या होती है? एक छेदक रेखा। तो यहाँ पर ये इसको छेदक रेखा अर्थात क्या बोलेंगे? सेकंड। जब ये कंडीशन बनती है एक टेंजेंट सेकंड वाली, तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, पी टी स्क्वायर बराबर हो जाता है पी ए इंटू पी बी। पी टी स्क्वायर बराबर हो जाता है पी ए इंटू पी बी, ठीक है, पी ए इंटू पी बी, ऐसा होता है, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज़ है, आगे काम आएगी, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आपको जो सर्किल के जो थ्योरम्स बताई, इन सभी थ्योरम्स के जो प्रूफ बताए, वो आपको अगर समझ में आ गए तो सबसे पहला आज का आपके लिए होमवर्क ये है कि इन सभी थ्योरम्स पे बताई गई जितनी भी बातें हैं आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, ठीक है। कारण हमने हर चीज़ का समझाया, ठीक है। कोई भी बच्चे को जैसे कोई भी डाउट हो, कुछ और बात वो जानना चाहता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए, अन्यथा मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मेरी बताई गई जानकारी है वो आप तक प्रॉपर पहुँच रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर ज्योमेट्री, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आपको बताई, ये 15 पॉइंट्स सबसे पहले अपने कॉपी पर नोट करें, ठीक है। कल मैं इस पे आधारित सवाल लेके आऊँगा, ठीक है, सही है। कल संडे है, संडे को मैं अगर क्लास रखूँगा तो आपको पता लग जाएगा। संडे जनरली मैं लेता नहीं हूँ क्लास, ठीक है। नहीं तो कल नहीं होगा तो मंडे होगा, और कल होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चैनल पर देख लेना आगे एक बार। तो अब मैं ये जो चीज़ें आपको समझाई, इस पर मैं कराऊंगा आपको सवाल। इतनी थ्योरम्स, इतनी चीज़ें आप लोग पढ़ के आएंगे जब भी चैनल पर आएंगे। क्लास का अनाउंसमेंट कल होगा, हो सकता है कल ही कर दूँ मैं। तो आपको उस क्लास में प्रेजेंट रहना है इन सभी पॉइंट्स को लेकर, सही है। इतना काम आप लोग पहले करें। ज्योमेट्री को अगर आपको अच्छा बनाना है तो आप बेसिक्स फंडे को क्लियर करें, ठीक है, और वो ज़रूरी है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और बहुत जल्द मैं यहाँ पर अब अरिथमेटिक का क्लास भी स्टार्ट करूँगा। बहुत मैंने ज्योमेट्री पढ़ा दिया, ठीक है। और एक बात ये भी है, कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं कि भाई सर आपका जो अर्थमेटिक में स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी, ठीक है, वेरी सून। 1-2 दिन में ही मैं इसकी अनाउंसमेंट करूँगा अर्थमेटिक क्लासेस की, ठीक है ना। अरिथमेटिक 1-2 दिन की क्लास, 1-2 दिन बाद ही मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के मैंने आप देखो जाके जो ट्राइंगल वाले सेक्शन में जाके, ज्योमेट्री वाले सेक्शन में देखो जाके, यूट्यूब चैनल खोलना अपना और उसमें देखना जाके। ट्राइंगल पर मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, इसी चैनल पर वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज कैसे बनता है, सबसे पहला वीडियो बेसिक से। उसके बाद त्रिभुज के फॉर्मेशन की कुछ और जानकारी जो आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलती है, मैंने आपको वहाँ दी है, ठीक है ना। आप पढ़ें जाके उस पर। फिर सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पार्ट 2। फिर उसके बाद इन सेंटर, अंतः केंद्र क्या होता है। फिर आपको लंब केंद्र को समझाया गया है। ऑर्थो सेंटर यानी आपका जो लंब केंद्र हो गया, ठीक है। उसके बाद इन सेंटर, सरकम सेंटर और आपका सेंट्रॉइड, इन सभी पर मैंने विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी है और उतने सटीक पॉइंट आपको बताएं उन सभी वीडियो में जो आप लोगों के लिए अनिवार्य है पढ़ना, उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट्स को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करें, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको आप अपने कॉपी पर नोट करना जाके, ठीक है। आज मुझे पढ़ना है केंद्रक, केंद्रक कॉपी पर नोट करेंगे जाके। और 2 लेक्चर मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर ही डाले हैं सेंट्रॉइड के ऊपर। उन सभी पॉइंट्स को सेंट्रॉइड के अपने कॉपी पर लिखना। एक बार मेरी इस बात को मानो, सुनो जरा ध्यान से। सेंट्रॉइड को पूरे कॉपी पर आप जब लिखोगे, पूरे सारे पॉइंट्स जितने वीडियोस लेक्चर में बताए गए हैं, उसके आधार पर आप कहीं पे भी एसएससी के एग्जामिनेशन में कोई सा भी सवाल अगर आपको केंद्रक
आपका आया पेपर में आया और आपसे वो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपने उस वीडियो को सही तरीके से देखा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सटीक बात है कि उसमें जितनी भी जानकारी दी है वो बिल्कुल पर्याप्त हैं उन सभी सवालों को करने के लिए। केंद्रक पढ़ रहे तो केंद्रक के 2 वीडियोस जरूर देखें। इन सेंटर, सरकम सेंटर, सब पर वीडियोस डाले हुए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उस चैनल को मतलब सारे वीडियोस को अगर आप देखेंगे, एक एक पिक्चर, एक एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल रिफाइन होके आ जाएगी कि हाँ भाई ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अन्यथा ऐसे भागने से नहीं होगा काम, थोड़ा सा समय बिताना होगा, पढ़ना होगा, दिमाग को कंसंट्रेट करके फोकस्ड करके लगाना होगा। एग्जामिनेशन में कहने को तो 4 महीने, किसी का CHSL का एग्ज़ाम है, किसी का CGL का एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन के तो सामने भरमार है। ठीक है, कहने के लिए कोई कहेगा इसको केवल मेरे पास 4 महीने हैं, कोई कहेगा अरे अभी तो 4 महीने हैं। ठीक है, तो कहने का नज़रिया अपनी सोच का नज़रिया है। आप अपने भविष्य को कैसे देखते हो, ये अपना अपना नज़रिया होता है। ठीक है ना, सही है ना भाई। चलिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, इतना काम ज़रूर करना आप सभी लोग। ठीक है, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी वीडियोस को जो मैंने ज्योमेट्री के 1 से लेकर 12-13 मैंने वीडियोस पिछले डाले हैं, उन सभी वीडियोस को कंप्लीट थ्योरी आपको सेंट्रोइड के मतलब सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पे जो मैंने दी है उसको ज़रूर अपने कॉपी पर नोट करना। ठीक है, कोई भी बात। अच्छा, दूसरी बात, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर आप लोग करते रहें। ठीक है, वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो यूट्यूब चैनल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, कि यूट्यूब तभी जानता है जब उस पर लाइक्स होते हैं। तभी आपने देखा होगा सारे लोग आके क्यों बोलने लगते हैं लाइक करो शेयर करो। ठीक है, तो आप बात समझ पा रहे हो अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए, राजकुमार जी क्या बोल रहे हैं, सर आपका रेगुलर बैच कौन सा है? रेगुलर बैच, रेगुलर तो मैं यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, वैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है अपनी, इसमें बच्चे पढ़ते हैं बहुत बेसिक से हर चीज़ को जानते हुए। ठीक है, उस पर भी पढ़ते हैं। ठीक है, और आप अपना लाइव सेशन चल ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या दिक्कत है? और कोई बात? क्या बोल रहे हैं? आपकी फ़ी भी बता देना। चलिए, मैं प्रॉपर आप फ़ोन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर लेना। बेसिकली फ़ी वी की बात करना मुझे थोड़ा सा सही लगता नहीं है। ठीक है, ओपनली नहीं सही लगता। आप उस पर फ़ोन पे बात कर लेना। ठीक है, एक बार। ठीक है, वैसे जो है उस पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, मटेरियल देखना है। मटेरियल देंगे, हाँ मटेरियल देंगे, बिल्कुल देंगे मटेरियल। देखो, मटेरियल के लिए कमी नहीं है। ठीक है, एक देखो, अभी जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया। ठीक है, 1 मिनट देखो ना, जरूर बात सुनो। एक मिनट देखना, सुनना मेरी बात को। देखो, अभी जो मैंने आपको ये पढ़ाई, जितनी भी थ्योरम्स पढ़ाई, ठीक है ना, ये जो इस तरह से ये जैसे सर्किल है। ठीक है, ये एक ही पेज इस पर खुला है, दूसरा उस पर खुलना पड़ेगा। ये पूरा जो है पीडीएफ जो है, जितनी भी थ्योरम्स मैंने पढ़ाई उस पर पूरा पीडीएफ जो है, चलो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, मैंने पहले भी शायद बोला था। तो जैसे मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल जो है अंबुज सिंह मैथ्स के नाम से ही है, मेरे नाम से ही है। ठीक है, टेलीग्राम, इस पर मैं ये जो है ये सारा सर्किल क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कोड क्या होता है, ठीक है, जीवा क्या होती है, सेगमेंट क्या
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी बातें जो अभी मैंने आपको समझाई मैं लिखित रूप से आपको दे दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पर। आज ही मैं इसको अपलोड करवा दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। चलिए ठीक है ना, मटेरियल आप खुद ही देख लेंगे कैसे क्या रहता है, ठीक है ना, सही है ना। मटेरियल चाहिए, मटेरियल सब मिलेगा, मटेरियल भी मिलेगा आपको, ठीक है ना, चिंता क्यों कर रहे हो, सब मिलेगा, सब देंगे यार, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर आज जा लो, चलो आज ही मैं इस PDF को डलवा दूंगा, ठीक है बस, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाएगी और आपसे फिर मिला जाएगा अगली क्लास में। इतना काम जो अभी बताया गया वो आप लोग तैयार करके मुझसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इस PDF को टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, देखो जाके, ये PDF में वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के विदिन 1 आवर्स आपके चैनल पर होगी, ठीक है ना। चलिए आज क्लास में इतने रखेंगे। टेक केयर, थैंक यू, पढ़ते रहिए खूब मन लगा के, ठीक है ना। बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं, ये मेरी बुक है, ये पायनियर ऑफ एडवांस मैथ करके ये मेरी बुक है, ठीक है। ये आप जो बच्चे पहले पढ़ते थे मुखर्जी नगर वो जानते होंगे। ये मेरी बहुत सारी किताबें एडवांस मैथ के ऊपर आती थी, सबसे पहले जो हैं ये किताबें प्रकाशित रही थी मुखर्जी नगर से, ठीक है, जिसमें ट्रिकी अप्रोच से हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व करें, ठीक है, एलजेब्रा को कैसे सॉल्व करें। तो ये काफ़ी सारी बुक्स थी। प्रेजेंट में ये पायनियर ऑफ एडवांस मैथ करके ये बुक है अभी, ठीक है। सफिशिएंट बुक होती है एडवांस मैथ के मैटर को पढ़ने के लिए, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन को हिट कराने के लिए, ठीक है। चलिए और कोई बात, चलिए वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। चलिए टेक केयर, थैंक यू एंड गुड नाइट।